हैं पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस को। तो पैसिव का जो मेन फार्मूला हमारा रहेगा, पैसिव मेन फार्मूला जो है, तो इसमें हम बात करें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और टेंस चेंजिंग करते हैं हम इसमें। तो मेन जो फार्मूला रहेगा पैसिव बनाने के लिए, पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद टेंस, टेंस का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, जो भी चेंज होकर बनेगा वो रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स वगैरह हैं वो लगाएंगे यहाँ पे। फिर ज़्यादातर बाई करते हैं, फिर सब्जेक्ट करते हैं। ये हमारा पैसिव बनाने का मेन फार्मूला है, मुख्य नियम है। तो यहाँ पे हम पहला वाक्य जो है वो देखते हैं। यहाँ लिखा है ही राइट्स अ स्टोरी। तो इसमें बात करें जब भी क्रिया है तो क्रिया से तुरंत पहले सब्जेक्ट आता है और क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट को हमें लेकर के आगे लाना है। तो ऑब्जेक्ट जब आगे लाएंगे तो इसमें से जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिया के बाद ही होता है हमेशा, तो आ स्टोरी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम आगे ले आएंगे इसे, तो आ स्टोरी। और अगर टेंस देखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब भी क्रिया में एस यस आता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर इज़, एम या आर होता है, तो आ स्टोरी इज़। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर हम बाय लगाएंगे और उसके बाद ही का कर देंगे हिम यहाँ पे, तो आ स्टोरी इज़ रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं ही नोज़ मी वेरी वेल। विशेष बात हमें याद रखनी है, के एन ओ डब्ल्यू जो क्रिया आती है उसके बाद साथ में कभी भी बाय का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे टू आएगा, टी ओ। हाँ, तो ही नोज़ मी वेरी वेल, तो क्रिया के बाद ये मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ही अपने आप में हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका बना देंगे ऑब्जेक्ट। और वेरी वेल है अदर वर्ड्स, इसे हम कर देंगे बाय से या टू से पहले। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ हो जाएगा। तो मी को जब लाएंगे तो आई बन जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर हमें इज़, एम, आर लगाना पड़ेगा, तो आई के साथ एम आता है। तो आई एम क्रिया की थर्ड फॉर्म नॉन, फिर अदर वर्ड वेरी वेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल, फिर टू हिम। हमें ध्यान रखना है के एन ओ डब्ल्यू नो के साथ अगर पैसे बनाते हैं तो कभी भी बाय का प्रयोग ना करके हम टू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन गया ही नोज़ मी वेरी वेल, तो आई एम नॉन वेरी वेल टू हिम। अगला देखते हैं यहाँ पे सी इज़ प्लेइंग द मैच। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया है सी इज़ प्लेइंग द मैच, हमें पता है जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद क्रिया होती है, क्रिया के बाद ये ऑब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब या टेंस से पहले सब्जेक्ट होता है। तो मैच को हम आगे ले आएंगे और सी को पहुँचा देंगे पीछे, बन जाएगा हर। तो द मैच और इज़, एम, आर आने पर इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता है। तो द मैच इज़ बीइंग, अब थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, फिर हर। द मैच इज़ बीइंग प्लेड बाय हर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दे हैव किल्ड अ टाइगर। तो हमें पता है ये यहाँ पे हैव टेंस है, हैव होने पर हैज़ बीन या हैव बीन होता है। किल्ड अपने आप में क्रिया है, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट हम कर देंगे पहले। तो टाइगर, फिर टाइगर एक वचन है इसलिए हैज़ बीन, फिर थर्ड फॉर्म किल की, तो किल्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म ही पहले से ही है, फिर अदर वर्ड यहाँ पे है नहीं तो बाय, फिर दैम। तो टाइगर हैज़ बीन किल्ड बाय दैम। नेक्स्ट देखते हैं वी शैल टीच हिम इंग्लिश। तो यहाँ पे देखते हैं दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो क्रिया यहाँ पे टीच है, टीच के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हिम, एक है इंग्लिश। तो किसी भी एक हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कर सकते हैं और किसी को भी हम अदर वर्ड्स के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हम इंग्लिश से बना रहे बात, तो इंग्लिश को हमने आगे कर दिया। तो इंग्लिश और बिल सेल आने का मतलब होता है बिल बी या सेल बी। तो इंग्लिश, इंग्लिश के साथ बिल बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म टॉट, फिर टू अस। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ करेंगे, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आएंगे तो वहाँ हमें टू लगाना पड़ेगा, तो टू हिम हो गया। फिर बाय, और जो बी था, बी को हमने चेंज किया इसमें, तो बाय अस। तो इस तरह से बन गया इंग्लिश विल बी टॉट टू हिम बाय अस। अगर हम इसे हिम को आगे लेके आते तो ही बन जाएगा फिर उसका, तो ही विल बी टॉट इंग्लिश बाय अस। तब इस तरह से वाक्य बन जाएगा। ध्यान दें जब भी दो ऑब्जेक्ट हों तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्रिया के तुरंत बाद हम लगा देते हैं, तो इस तरह से वाक्य बन जाता है पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं ये वाक्य इम्परेटिव प्लीज़ राइट अ स्टोरी। तो अगर वाक्य प्लीज़ से आरंभ होता है और इम्परेटिव है तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। हमें शुरुआत में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है और शेष जो वाक्य बचा हुआ है बिल्कुल वैसा ही रिपीट हमें यहाँ पे कर देना है। तो हमने कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ स्टोरी, आपसे एक कहानी लिखने का प्रार्थना की जाती है। अगला यहाँ पे दिया गया डू इट, ये अपने आप में इम्परेटिव है। ऐसा वाक्य जो कहीं ना कहीं इम्परेटिव होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, काइंडली इस तरह से प्रारंभ होगा। तो इम्परेटिव वाक्य होने पर सबसे पहले हमारा नियम रहता है लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें बी लगाना पड़ेगा अपने पास से,
बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अदर वर्ड करते हुए बात को हम पूरा कर देंगे। तो लेट लगा लिया हमने पहले, ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद ही होता है, तो इट आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो लेट इट, फिर उसके बाद बी लगाया, फिर डू का डन कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया, ख़त्म हो गया वाक्य। लेट इट बी डन। अब बाय यू की बात आती है तो इम्परेटिव में यू सब्जेक्ट छिपा रहता है, इसलिए यहाँ पे बाय यू ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं और अन्यथा नहीं भी लगा सकते हैं। लेट इट बी डन बाय यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ लिखा है लेट हिम राइट रीड अ बुक। तो ये वाक्य पहले से ही लेट से आरम्भ हो रहा है, क्या ये पैसिव में है कि नहीं है? अगर पैसिव में वाक्य पहले से ही होगा तो उसमें बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो वाक्य पैसिव में है, अदरवाइज़ पैसिव में वो नहीं है। तो लेट से आरम्भ हो रहा है पर इसमें बी और थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो ये पैसिव नहीं है। इसका पैसिव बनाने के लिए हमें लेट पहले करना पड़ा, तो लेट के बाद हमें लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद है, तो यहाँ पे आ बुक है, तो आ बुक कर दिया। उसके बाद बी लगाना पड़ेगा, बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो रीड का रेड हो जाता है लेकिन लिखते रीड ही हैं। फिर हम यहाँ बाई और लगाएंगे, और बाई करने के बाद जो भी यहाँ लेट के बाद जो शब्द दिया गया है उसी को बिल्कुल यहाँ पे लिख दें तो हो जाएगा बात कंप्लीट। तो लेट अ बुक बी रेड बाय हिम। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ विल दे सॉल्व इट। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आता है हु को छोड़ के, तो जैसा आए बिल्कुल वैसा ही यहाँ लगा देंगे। तो हाउ हो गया। अब एक टेंस आ रहा था, हमें यहाँ टेंस करना है, विल बी शैल बी। तो क्रिया के बाद ये क्रिया यहाँ पे है, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो इट है, तो इट को हम सब्जेक्ट बना के लाएंगे यहाँ पे। तो हाउ विल इट और बी। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और दो हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता पड़ रही है तो एक हेल्पिंग वर्ब करेंगे पहले, फिर एक लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे अगली हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, फिर अडन शब्द है नहीं तो बाय, फिर दे का बना दिया हमने देम। तो हाउ विल इट बी सॉल्व बाय देम। अगला देखते हैं हु ब्रोक द विंडो। तो जब भी कोई वाक्य है जो हु से प्रारंभ होता है तो हु से प्रारंभ होने का मतलब है इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में हमें हु को बाय हुम में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे दिया है हु ब्रोक द विंडो। तो यहाँ पे टेंस की बात करें तो ब्रोक अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, तो मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है। तो पास्ट का इंडेफिनिट होने पर वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम करते हैं हु का बाय हुम। बाय होम होने के बाद हम टेंस के हिसाब से वॉज या वर्ब लगाएंगे। है पता है क्रिया के बाद ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट द विंडो हमने यहाँ लगा दिया, ये बन गया सब्जेक्ट। बाय होम वॉज द विंडो, थर्ड फॉर्म हो गई ब्रोकन यहाँ पे। तो बाय होम वॉज द विंडो ब्रोकन। जब भी वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो हम हु को बदले में बाय होम लगा देते हैं, और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स वगैरह करके कंप्लीट करते हैं। बाय का प्रयोग शुरुआत में हो चुका है तो लास्ट में बाय लगाने की कोई आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, हम लास्ट में बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला लिखा है समबडी हेल्प हिम। तो जब भी वाक्य में इनडेफिनिट जो सब्जेक्ट आते हैं, समबडी, एनीवन, एनीबडी, यहाँ से सब्जेक्ट कोई स्पष्ट है नहीं तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो मुख्य क्रिया हमारे यहाँ पे हेल्प है और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को हम लाएंगे आगे, तो हिम का बन जाएगा ही। और सेकेंड फॉर्म होने का मतलब पास्ट का टेंस है इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब करना पड़ता है। और हेल्प का थर्ड फॉर्म थी, वो थर्ड फॉर्म हेल्प ही होती है, तो ही वॉज हेल्प्ड बाय समबडी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट इंडेफिनिट है, तो उस कंडीशन में उसे लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ही वॉज हेल्प्ड। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे तो जब भी वाक्य में ये मॉडल वर्ब्स आती हैं कैन, कुड, मे, माइट या इज टू, एम टू, आर टू, यूज वगैरह आ जाए तो इनके साथ में हमेशा बी लगा देंगे। कैन का कैन भी, कुड का कुड भी, शुड का शुड भी, वुड का वुड भी, मस्ट का मस्ट भी। और सबसे अच्छे नियम वही हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह बाय का प्रयोग। तो यहाँ पे क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ये देम, टी एच ई एम, यहाँ पे देम आएगा, टी एच ई एम, क्योंकि पीछे क्रिया के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। तो देम होने पर हम इसे आयन कर देंगे दे, तो ये बन गया दे के बाद टेंस कैन, कैन के साथ बी, बी के साथ थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ही का बन जाएगा हिम। तो दे कैन बी इन्वाइटेड बाय देम। तो जब भी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट इस तरह के यूजेस आ रहे हैं, मॉडल वर्ब आ रहे हैं, तो उन्हें हमें करना पड़ेगा, बी लगा देंगे उसमें और पैसे उसका कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यू हैव टू प्ले हॉकी। जब भी इस तरह के यूज़ आ जाएँ, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इस तरह का यूज़ देखने को मिल रहा है, यहाँ भी हमें पैसे बनाने के लिए बी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हैज़ टू बी करना पड़ेगा, हैव टू बी करना पड़ेगा सेंस के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो यहाँ पे हो गया है ये हॉकी, लास्ट से लेके आए सब्जेक्ट बना दिया। हैज़ टू बी, हॉकी अपने आप में सिंगुलर है इसलिए हैज़ टू बी करना पड़ा। अगर ये बहुवचन होता तो हैव टू बी होता, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट जो यू था उसे ऑब्जेक्ट कर दिया, यू बन गया।
तो हैज़ टू, हैव टू, इस तरह का यूज़ है, इज़ टू, एम टू, विल हैव टू, इस तरह के यूज़ आप जब भी आएंगे, जितने भी यूजेस हैं सभी के साथ में बी का प्रयोग करेंगे। तो हॉकी हैज़ टू बी प्लेड बाय यू। नेक्स्ट हम देखते हैं द ग्लास कंटेन्स वाटर। तो यहाँ पे बात करें ग्लास कंटेन्स वाटर, तो कंटेन में यहाँ पे एस लगा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। कंटेन के साथ में कभी भी हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पैसिव में बाई लगाते हैं उसके स्थान पे इन कर देंगे। तो यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें, वाटर अपने आप में ऑब्जेक्ट उसे कर दिया आगे, तो कंटेंस में एस लगा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर लगाना पड़ेगा। तो वाटर इज़ अब थर्ड फॉर्म कंटेंड, और बाई करेंगे नहीं, इन कर दिया द ग्लास। वाटर इज़ कंटेंट इन द ग्लास। तो कंटेंट के साथ कभी भी हमें बाई का प्रयोग नहीं करना होता है, वहाँ पे बाई के स्थान पे हम आई एन जो इन है उसका प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। तो जब भी कोई वाक्य है वो आरम्भ हो रहा है इट इज़ टाइम टू या इट वॉज टाइम टू, तो इट इज़ टाइम को बिल्कुल सेम हमें लिख देना है, और टी ओ टू लिखा है उसकी जगह हम कर देना है फॉर, और फॉर लगाने के बाद हमें अब लगाना है इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद ही मिलता है। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द शॉप, तो इस शॉप को हम यहाँ पे ले आएंगे शॉप, और उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा टू बी। तो टू बी अपने पास से करना है, और टू बी करने के बाद जो क्रिया इसकी होगी उसे लगा देंगे थर्ड फॉर्म में, ओपेंड। तो इस तरह से हमारा वाक्य बना, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। जब भी इट इज़ टाइम टू से वाक्य प्रारंभ होता है तो उस वाक्य को करने का सिंपल तरीका है, इट इज़ टाइम लिखते हैं, उसके बाद फॉर लगा दें, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को देख के लगाना पड़ेगा, और टू बी कर दें वहाँ पे टी ओ बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म। अगर अदर वर्ड्स आते हैं तो हमें उसमें वाक्य में पीछे कर देने हैं। तो इस तरह से हमने कुछ वाक्यों को देखा है पैसिव वॉइसेस के। पैसिव में अगर हम बात करें टेंस चेंजिंग की, तो इसमें टेंस चेंजिंग करने पर हम देखते हैं कि इज़ एम आर आता है तो इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। हैज़ एब आता है तो हैज़ बीन, हैव बीन। डू डज आता है तो इज़ एम आर। डिड आता है तो वॉज वर आता है तो वॉज बीइंग, वर बीइंग। हैड आने पर हैड बीन, बिल सेल आने पर बिल बी, सेल बी। बिल हैव सेल हैव आने पर बिल हैव बीन, सेल हैव बीन। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट आने पर इनमें हम बी का प्रयोग कर देते हैं। और पैसिव का जो फॉर्मूला रहेगा इम्परेटिव के लिए वो पहले आएगा लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद अन्य शब्द करके हम वाक्य को पूरा कर देते हैं। सभी पैसिव वॉइस के लिए बात करें तो सिंपल के जितने वाक्य आएंगे सभी के लिए मेन फार्मूला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी क्रम में हमें वाक्य को लगाना है। अगर वाक्य में हु आता है तो हु को हम बाई होम से स्टार्ट करते हैं। अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद ही होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, और किसी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हम क्रिया के बाद लिख देते हैं, और इस तरह से वाक्य हमारा पैसिव बन जाता है।